इधर कुछ दिनों से निलय के बदलते बिहेवियर से परेशान होकर अंतिमा बोली, निलय, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। तुम्हारी यह रंगरेलियां मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? क्या मेरे साथ कोई कमी रह जाती है जो बाहर उसे पूरी करने जाते हो? निलय ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें जो चाहिए वह सब मिल रहा है। घर के बाहर मैं क्या करता हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम मुझसे मेरी आज़ादी नहीं छीन सकती। अंतिमा बौखला गई और उसने अपनी सास दुर्गा जी को फ़ोन लगाकर कहा, मम्मी जी, आप निलय को समझाइए। वह हर रात देरी से घर आता है। मुझे लगता है उसका किसी दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध है। यह मेरा अपमान है। दुर्गा जी ने कहा, बहू चिंता मत करो, मैं उसे समझाती हूँ। अंतिमा अब निलय के सुधरने की उम्मीद करने लगी, लेकिन वह बिल्कुल नहीं बदला। अंतिमा ने कई बार घर छोड़कर जाने की धमकी भी दी, पर उसका भी निलय पर कोई असर नहीं हुआ। अंतिमा ने परेशान होकर फिर अपनी सास को फ़ोन लगाकर शिकायत की। दुर्गा जी ने कहा, जाने दो अंतिमा बेटा, वह मर्द है, थोड़ा आज़ाद ख्याल का है। तुम ही हार मान लो, वह जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। इस बार सास का जवाब सुनकर अंतिमा हैरान हो गई और उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसे अपनी सास से यह उम्मीद कतई नहीं थी। वह सोच रही थी, बहू संस्कारी चाहिए, बेटा संस्कारी क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा भेदभाव क्यों? एक दिन अंतिमा अपनी बचपन की सहेली ममता से मिलने गई और उसे अपने जीवन में आए इस परेशानी के बारे में सब कुछ बता दिया। ममता शहर की बड़े वकीलों में से गिनती थी। वह मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों के केस ही लड़ती थी। ममता ने सब कुछ सुना और फिर कहा, अंतिमा, रात को खाना खाने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं आज रात में सोचकर कल तुम्हें बताऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए। इधर जब निलय रात को घर आया तब उस समय तक अंतिमा वापस नहीं आई थी। वह बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था और खिड़की से बार बार नीचे झांक रहा था। तभी एक बड़ी कार सड़क पर आकर रुकी और उसमें से अंतिमा निकलकर बाय करते हुए ऊपर आने लगी। कार में कौन था यह निलय नहीं देख पाया। अंतिमा के आते ही वह चिल्लाया, कहाँ गई थी तुम अंतिमा? इतनी रात को किसके साथ वापस आई हो? कहाँ अपना मुंह काला करवाया? कहते हुए उसने अंतिमा पर हाथ उठाया। अंतिमा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे सवाल करने का। मैं एक दिन बाहर क्या चली गई, तुम्हें बुरा लग गया? और जब तुम रोज देर से मुंह काला करके आते हो तो मुझे कैसा लगता होगा? और दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता ही गया। अंतिमा दूसरे दिन फिर ममता के घर गई और दुखी होते हुए उसने रात की सारी बातें ममता को बताई। सब कुछ सुनने के बाद ममता ने कहा, अंतिमा, ऐसे इंसान के साथ कब तक अपना जीवन बिता पाओगी? तलाक ले सकोगी? ये सुनकर अंतिमा सकपका गई और उसने कहा, ममता, उसे सुधारने की कोशिश तो करने दो। ममता ने कहा, तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि वह सुधरेगा? मुझे तो नहीं लगता। बातों ही बातों में रात हो गई। आज भी ममता अंतिमा को छोड़ने के लिए उसके घर तक आई। बेचैनी में घूमता निलय उसका इंतजार कर रहा था। अंतिमा के आते ही उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और अपने मन की सारी भड़ास फ़ोन पर ही निकाल ली। दुर्गा जी ने सब सुनने के बाद अंतिमा को फ़ोन लगाकर कहा, अंतिमा, यह क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कोई लाज शर्म है या नहीं? 11-12 बजे घर आना किसी अच्छे परिवार की बहू को शोभा नहीं देता। समाज क्या कहेगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम निलय की बराबरी करना चाहती हो? भूलो नहीं, तुम एक स्त्री हो और वह मर्द। अंतिमा यह सब सुनकर गुस्से से बौखला गई और बिना कुछ कहे ही उसने फ़ोन काट दिया। अंतिमा और ममता तलाक का मुकदमा दर्ज करे कि उससे पहले निलय ने अंतिमा के खिलाफ चरित्रहीन धोखेबाज का मुकदमा दर्ज करा दिया। अंतिमा ने भी इस झगड़े को अंजाम तक पहुंचाने का निर्णय ले लिया। यह लड़ाई अब अंतिमा और ममता तक सीमित ना रहकर हर स्त्री के अधिकारों की लड़ाई बन चुकी थी। एक चरित्रवान लड़की पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाना ही अपने आप में बहुत बड़ा पाप था। अब कोर्ट में तर्क वितर्क, वाद विवाद का सिलसिला जारी हो गया। ममता ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा,
निलय ने अपनी पत्नी पर आवेश में आकर निराधार आरोप लगाया है। इस आरोप को सिद्ध करने के लिए वह अभी तक कोई गवाह अदालत में पेश नहीं कर पाया। उसने यह इल्जाम सत्य जाने बिना ही शक के आधार पर लगाया है। वह शायद यह नहीं जानता कि अंतिमा की बेगुनाही की सबसे बड़ी गवाह मैं स्वयं हूँ। अंतिमा मेरी बचपन की सहेली है और अपनी परेशानियां लेकर वह रात को मेरे पास ही आती है, क्योंकि मैं दिन में अपने ऑफिस के काम में बिजी रहती हूँ। हम साथ बैठकर उसके जीवन में आई समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। बातें करते करते रात हो जानी थी और मैं जानबूझकर रात को देर से अंतिमा को छोड़ने जाती थी, ताकि निलय को इस बात का एहसास हो कि उसके देर से आने पर अंतिमा कैसा महसूस करती होगी। जज साहब, निलय तो हफ्ता भर भी सहन नहीं कर पाया और अदालत में इतना गलत इल्जाम अपनी पत्नी पर लगा दिया। और हकीकत तो यह है कि वह स्वयं हर रोज रात को देर से घर आता है। पुरुष को यह अधिकार किसने दिया कि वह रातों में रंगरेलियां मनाकर पत्नी के पास आए और इस तरह अपनी पत्नी का अपमान करे? कौन सी नारी पति का ऐसा घिनौना व्यवहार सहन करेगी? जज साहब, स्त्री पुरुष के चरणों की धूल नहीं, बराबरी की हकदार है। आज़ादी पुरुषों के अकेले की धरोहर नहीं। जितनी आज़ादी पुरुष को है, स्त्री भी उतनी की ही हकदार है। यह भेदभाव क्यों? इस पर विचार होना चाहिए जज साहब। निलय के वकील ने कहा, शर्म, हया, मान सम्मान, पतिव्रता, धर्म और इज्जत स्त्री का गहना है। यदि वही उसके पास नहीं रहा तो उसका पति समाज में क्या मुंह दिखाएगा? ऐसी पत्नी का सम्मान कैसे करेगा? जज साहब, ममता ने कहा, और पुरुष का गहना क्या है? मेरे साथी वकील यह भी स्पष्ट कर दें। उनकी नज़रों में पुरुष का गहना शायद इस तरह की आज़ादी है जो शायद वह खुद भी चाहते होंगे। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा बहुत सोचने के बाद जज ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, यदि पति अपनी पत्नी की पवित्रता चाहता है तो उसे भी अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना होगा। यदि वह अपने इस धर्म का पालन नहीं कर सकता तो अपनी पत्नी पर नियंत्रण रखने का उसे कोई हक नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार है। वे जैसा चाहें अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चरित्रहीन होने का कोई आरोप अंतिमा पर सिद्ध नहीं होता। यह अदालत इस मुकदमे को खारिज करती है। अंतिमा के पक्ष में फैसला आने के बाद जब वो बाहर निकले तो उसकी नज़र अपनी सास दुर्गा जी से मिली। तब दुर्गा जी की नज़रें अपने आप ही झुक गईं। अंतिमा उनके नज़दीक आई तो दुर्गा जी माफ़ी मांगते हुए कहा, बेटा, काश मैंने सही वक्त पर निलय को समझाया होता, उसकी बातों में ना आकर तुम पर विश्वास किया होता तो शायद यह दिन हमारे परिवार को नहीं देखना पड़ता। अच्छा ही हुआ, निलय को अपनी गलतियों का एहसास तो कराना ही था, शायद वह अब सुधर जाए। ममता ने दुर्गा जी को समझाते हुए बोला, यह लड़ाई सिर्फ अंतिमा की नहीं, यह लड़ाई हमारे समाज की हर नारी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई है। अंतिमा तो इस लड़ाई की एक पात्र मात्र है, लेकिन उसकी वजह से समाज को एक अच्छा संदेश मिला है। आंटी, सासू माँ ने अंतिमा से पूछा, बहू अब क्या करोगी? अंतिमा कुछ जवाब दे उससे पहले ममता ही बीच में बोल उठी, आंटी, यदि अंतिमा की जगह आप होती तो क्या करती? अरे कुछ दिन निलय को अकेले रहने दीजिए, उसे स्वयं को बदलना होगा। ममता बोली, अंतिमा, तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा, कुछ समय अकेले ही रहना होगा। यदि वह तुम्हें थोड़ा भी प्यार करता होगा तो खुद को बदल कर तुम्हें लेने अवश्य आएगा। अंतिमा अपनी सहेली की बात मानकर अपने माँ के घर चली गई। 15 दिनों तक अंतिमा के बिना अकेले रहकर निलय हर कदम पर उसकी कमी महसूस करने लगा और सोचने पर मजबूर हो गया कि वह जो भी कर रहा था वह कितना गलत था। अंतिमा के साथ उसने बहुत अन्याय किया है। आखिरकार एक दिन वह अंतिमा के घर पहुंच ही गया। निलय ने घुटने के बल बैठकर अंतिमा से कहा, मुझे माफ़ कर सकोगी? क्या मेरे साथ अपने घर वापस चलोगी? अपने पति को बेइंतहा प्यार करने वाली अंतिमा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जिस दिन का इंतज़ार कर रही थी वह दिन आज मेरी ज़िंदगी में आ गया है। मेरा पति अब सिर्फ मेरा है, मैं उसका साथ अंतिम सांस तक निभाऊंगी।
धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा।